हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर देखे थे, यानी कि किसी भी सिंबल में हम कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरीके से निकालते हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने समझी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, राइट। आज हम लोग सबसे पहले अपने फंडामेंटल से आए हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है 26 जुलाई 2022 का। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक इमेजिनरी आयन है। आयन कौन सा है? कुछ है x3 माइनस 22 और 48। अब इसमें कह रहा है जो न्यूक्लियस है उसमें a% मोर न्यूट्रॉन्स हैं देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मुझे a बताना है कितना है। तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? देखो 22 तो इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन्स होते अगर ये न्यूट्रल होता। बट 3 माइनस है इस पर, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आप बाहर से लेकर आए होंगे, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 25 रहे होंगे। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा न्यूट्रॉन बताओ, तो आपने कहा सर न्यूट्रॉन होते हैं मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए। मैंने कहा कितना आ जाएगा ये? तो आपने कहा 6 और 2। तो जो न्यूट्रॉन्स हैं वो हैं आपके 26। बट क्वेश्चन में मुझसे ये थोड़ी पूछा है कितने ज्यादा है, क्वेश्चन में मेरे से पूछा है कितना परसेंट ज्यादा है न्यूट्रॉन। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे सर? 26 माइनस 25 अपॉन 25, दैट इज 1 अपॉन 25। तो ये तो फ्रैक्शन आ गया, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो, तो 4% ज्यादा है न्यूट्रॉन। अगर किसी को ये नहीं करना आ रहा तो ऐसे सोचो, आपके पास 25 है क्या इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो 25 और आपके पास 26 है न्यूट्रॉन। तो अगर आप 25 का 1% देखोगे तो कितना हो जाएगा? 1% ऑफ 25, तो 1 अपॉन 100 इंटू 25, दैट इज 0.25, है ना। और आपको पता है ये इससे एक ज्यादा है ना, तो 20.25 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि ये एक बन जाए? तो इंटू 4 कर दो सर, तो ये 1 बन जाएगा। इसका मतलब 1% तो 0.25 था, लेकिन आपका आया एक ज्यादा, यानी कि आपका 0.25 इंटू 4 आया, यानी कि आपने 4% ज्यादा लिया, तो आपके न्यूट्रॉन ज्यादा हैं 4% इलेक्ट्रॉन से। तो कैसे भी कर सकते हो, चाहे आप ये फॉर्मूला लगा लो जो आपने मैथ्स में सीखा ही होगा, नहीं तो आप इस तरीके से कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बट एग्जाम में कभी कभी कॉमन सेंस नहीं काम करता क्योंकि प्रेशर इतना होता है, तो इसलिए मैंने आपको नॉर्मल जो हम मैथमेटिक्स लगाते हैं उससे भी करके आपको दिखा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया, इसको देखते हैं और सीखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखो, आपको एक कोई भी एटम दे रखा है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको पता है। उसने मेरे से कहा आपको एक एक करके सॉल्व करना है, हमेशा याद रखना। देखो, उसने मेरे से कहा मैंने 7 अल्फा निकाले हैं। तो 7 अल्फा निकालने का मतलब क्या है? अल्फा क्या होता है? हीलियम 2+, राइट, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। तो यानी कि आपने हीलियम 2+ को निकाला है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, लेकिन ऐसे 7 निकाले हैं आपने, ठीक। ओके, ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमेशा याद रखना, आप चाहे कुछ भी निकालो चाहे कुछ भी ऐड करो, हमेशा ये जो ऊपर वाले नंबर लिखे होते हैं ये रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम होने चाहिए, और ये जो नीचे वाले नंबर लिखे होते हैं ये भी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम होने चाहिए। इस बात को अपनी नोटबुक में ऐड कर लो। न्यूक्लियर रिएक्शंस में जब भी आपको ऐसे दे रखा हो, आपको ऊपर वाले नंबर्स को अलग प्लस करना है, नीचे वाले नंबर्स को अलग प्लस करना है, और चेक करना है क्या वो इक्वल है या नहीं। ठीक है, ओके। यहां पर कुछ जेड बनेगा जब इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल जाएंगे, मुझे नहीं पता वो जेड कितना होगा। ठीक है, ओके। मैं मान लेता हूं यहां पर एक्स और यहां पर टी। ठीक, मैंने दो नंबर मान लिया ऐसे, एक्स और टी। अच्छा, और फिर वो कह रहा है मेरे से यहां पर 6 बीटा भी निकले। बेटा बीटा क्या होता है? आपने कहा सर बीटा होता है मेरे पास -1 और 0, है ना। और कितने निकले हैं? 6। तो अगर आप नीचे वाले नंबर्स को प्लस करोगे, ध्यान से सुनते रहना, तो क्या आ जाएगा? नीचे रिएक्टेंट में तो 92 है और प्रोडक्ट में क्या क्या है? x प्लस 7 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -1। तो x कितना आ जाएगा यहां से? 92 इक्वल्स x प्लस 14 माइनस 6। तो ये हो गया 92 इक्वल्स x
प्लस 8। सही है, तो x आ गया आपका 86। बोलो भाई, x आ गया आपका 86। ठीक है जी, या 84, सॉरी 86 नहीं 84। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं t की। तो t कैसे निकालूंगा भाई? 234 इज इक्वल टू t प्लस 4 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 0। तो अब पहला लेक्चर याद आ रहा ना, जहां हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। तो ये तो 0 हो गया। 234 इक्वल्स t प्लस 28। तो t कितना आ गया? 234 माइनस 28। तो यहां से कितना हो जाएगा? 206, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कैलकुलेशन एक बार आप लोग देख लेना। तो जो आपका y निकला, y क्या है? y है आपका y 84 और 206। ये था आपका आंसर। तो उन्होंने शायद रिजल्टेंट स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसा कुछ पूछा था। तो जो भी पूछा होगा वो हम इसमें देखकर निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये था कि क्या हमें ऐसी चीजें करनी आती हैं, तो बस आपको यही करना था। मैं एक और ऐसी टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूं आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अभी करेंगे, पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई भी एक रैंडम एलिमेंट ले लेता हूं मैं, x 33 और 94। ठीक, मैंने एक ऐसी रैंडम कोई एलिमेंट ले लिया 33 और 94। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने इसमें 5 अल्फा पार्टिकल ऐड कर दिए, ठीक है, और 6 बीटा पार्टिकल माइनस कर दिए। तो बताओ मुझे जो रिजल्टेंट y मिला वो क्या होगा? तो आप क्या कहोगे, सर आपके पास x 33 और 94 थे, आपने इसमें अल्फा पार्टिकल ऐड करे हैं, राइट? मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा। कितने करे हैं? मैंने कहा 5। ठीक है, और फिर इससे आपको कुछ y मिला। हाँ, ये x मान लो, ये t मान लो, और 6 बीटा पार्टिकल आपने निकाल भी दिए हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 94 प्लस 5 इंटू 4 इक्वल्स टी प्लस 0 होगा? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। 94 प्लस 20 इज इक्वल्स टू टी होगा, राइट? तो t इज इक्वल्स टू 114 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और 33 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 6 होगा, बिल्कुल सही। तो 33 प्लस 10 इक्वल्स एक्स माइनस 6 हो जाएगा। हाँ, तो x इज इक्वल्स टू 43 प्लस 6 हो जाएगा, बिल्कुल। x इज इक्वल्स टू 49 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो जो y आया वो 49 और 114 रहा होगा। हाँ भाई हाँ। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आपको सारे सिंबल याद होने चाहिए। हो सकता है वो बीच में गामा भी जोड़ देता। तो गामा क्या होता है? गामा कुछ नहीं होता। गामा केवल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिस पर ना तो कोई चार्ज होता है ना उसका कोई मास होता है, राइट? तो अगर किसी ने वहां पर गामा का सिंबल नहीं लिखा था तो ये वाला लिख ले। अब आप इमेजिन कर सकते हो गामा क्या होता है। चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, 1986 में आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मतलब मास नंबर की बात हो रही है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होता है? मास नंबर। इन द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हम लोगों ने पढ़े थे, 1h1, 2h1 और 3h1। तो यानी कि एक में सम ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन है 1, एक में है 2 और एक में है 3। तो 1 तो दे नहीं रखा, 2 है और 3 है, दो आंसर हो गए, सिंपल। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होता है? मास नंबर। तो मास नंबर ये रहे मेरे, 1, 2 और 3। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने अपनी चर्चा कर ली। अब आज हम लोग स्पेशल पार्ट पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा, तो उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखो, हम लोगों ने कल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चर्चा की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ना, वो कई टाइप की होती हैं, है ना?
कुछ हमें दिख जाती हैं और कुछ हमें नहीं दिखती, राइट। तो हमें दिखेंगी कौन सी? नेचर में एक लाइट की ना वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी है नेचर ने, कि भाई जो इंसान है वो इस वेवलेंथ की लाइट को ही देख पाएंगे, और जो इससे बियॉन्ड चली जाएंगी उनको नहीं देख पाएंगे, राइट। और उन लाइट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? विवग्योर, राइट, क्योंकि वो हमारे विजिबल रीजन में लाई करती हैं। तो इसी तरीके से एक स्पेक्ट्रम तैयार किया जाता है, याद रखना, एक स्पेक्ट्रम तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अभी हम सारी बातें समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये क्या चीज है? सर ये ना बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो होती है ना, उनकी क्लास है। अच्छा, उसमें क्या करते हैं? तो उसमें हम लोग एक लाइन या एक सीरीज बनाते हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को, या जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में सेट कर देते हैं, और हम बोल देते हैं अब इस क्लास का नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि इसमें हर टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं। इसमें कॉस्मिक बच्चा भी है, इसमें गामा भी है, इसमें एक्स भी है, इसमें अल्ट्रावायलेट भी है, विजिबल भी है, इंफ्रारेड भी है, माइक्रोवेव भी है, रेडियो वेव भी है ना, और सबकी बेंच फिक्स कर दी गई है। ठीक, तो इस क्लास का नाम होगा आज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है? चलो, तो अब हमको ना इसका वेवलेंथ का ऑर्डर याद रखना है। वेवलेंथ का ऑर्डर हम लोगों को याद रखना है। क्या होता है वेवलेंथ का ऑर्डर? सबसे कम होती है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम, फिर आती हैं आपकी गामा रेज, फिर आती हैं एक्स रेज, ये सारे ऑर्डर आपको याद होने चाहिए। फिर आती हैं यूवी रेज, उसके बाद आपका विजिबल, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें दिखता है, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव जो आपकी माइक्रोवेव में यूज होती हैं, और फिर उसके बाद रेडियो वेव, उसके बाद रेडियो वेव। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम। अब जरा इसमें विजिबल रीजन को थोड़ा सा अच्छे से स्पेशली स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें दिखता है तो हमारे काम का है। विजिबल रीजन में देखो कौन कौन आता है। इसमें आते हैं आपके विवग्योर, विवग्योर, सही है। तो ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है कि यहां से यहां जाने पर लैम्बडा क्या हो रहा है? इंक्रीज। और लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ। और आपने कल पढ़ा था लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू, राइट। तो इसका मतलब जिसका लैम्बडा ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी यहां पर डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जो ये आपने सर ऑर्डर बनाया है कि भाई कॉस्मिक से लेकर रेडियो वेव तक वेवलेंथ इंक्रीज होती है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इधर से इधर जाने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है और लैम्बडा इंक्रीज हो रहा है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? तो इस ऑर्डर को याद रखिएगा। अच्छा, बच्चे अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये वाले जो ऑर्डर थे ना वो कैसे थे, मतलब ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ में थे या डिक्रीजिंग वेवलेंथ में थे। तो मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखो, आपको ये हमेशा याद रहेगा कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वॉयलेट की कम होती है, क्योंकि ये आप 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि भाई इसीलिए हम लोग रेड कलर को क्या कहते हैं, गाड़ियों में यूज करते हैं, सिग्नल के लिए यूज करते हैं, ताकि सर्दियों के टाइम पे जब फॉग होता है तो वो दूर से ही दिख जाए, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। सही है? तो आपको ये याद रहता है। अब याद रखना, इंफ्रारेड का मतलब क्या है? रेड के बाद, है ना। और अल्ट्रा वायलेट का मतलब क्या है? वायलेट से पहले। सही है? तो इंफ्रारेड के पास रेड आना चाहिए, तो इंफ्रारेड से जस्ट पहले आप रेड लिख देना, अल्ट्रा वायलेट से जस्ट पहले आप वायलेट लिख देना, और फिर उसके बाद वायलेट से रेड में चेक कर लेना किसकी वेवलेंथ ज्यादा, और पूरे ऑर्डर में वही लगा देना। ठीक है? तो ऐसे आप रट सकते हो। अच्छा, ये जो विजिबल विवग्योर वाला जो वेवलेंथ का रीजन है वो कहां से कहां तक होता है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक,
400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक आपका विजिबल रीजन लाई करता है। ठीक है, सबकी ना तो आपको वेवलेंथ याद रखनी है, ना ही सबकी फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, बस आपको केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये ऑर्डर याद रखना है, और जो विवग्योर वाला रीजन है वो किस रीजन में लाई करता है ये याद रखना है कि भैया वो हमारा विजिबल रीजन में लाई करता है, एंड 400 से 750 नैनोमीटर उसकी क्या होती है, वेवलेंथ। ठीक है जी, इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सर तब से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चिल्ला रहे हो, इसका मतलब बताओ थोड़ा सा, हमें समझ नहीं आया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या चीज। तो चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं हम लोग किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखो एक साइंटिस्ट थे जेम्स मैक्सवेल नाम के, जेम्स मैक्सवेल। ठीक, उन्होंने 1870 में कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ अपने कंक्लूजन दिए। क्या क्या, उन्होंने बताया कि अगर आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है कि उस पर कोई चार्ज है भाई, एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर आपने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक चार्ज जनरेट कर दिया। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है और आप उसको अंडर एक्सेलरेशन मूव कराओगे, यानी कि आप उसको मूव करा रहे हो लेकिन कंटिन्यूअसली उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक, तो क्या होगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होंगी। इसका मतलब क्या है पहले देखो समझो, फिर मैं अभी आपको लिखवा भी दूंगा। सपोज एक पार्टिकल है आपके पास, ठीक है, वो यहां से चलना शुरू हुआ और वो सीधा चलता चला जा रहा है। ठीक, एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है। ठीक, तो मैक्सवेल कहता था कि ये जो पार्टिकल है जब ये मूव करेगा तो इसके अंदर से क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स निकलेंगी वो दोनों की दोनों किसकी फॉर्म में होंगी, सर वेव्स की फॉर्म में निकलेंगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता रहा है जेम्स मैक्सवेल, पहले हम सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन मूव कर रहा है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगी, और दोनों वेव की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगी। और तीसरी बात उसने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोली, क्या, कि दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर होंगी, और द मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है पार्टिकल का उसके भी परपेंडिकुलर होंगी। सर बहुत भसड़ हो गई, क्या बोल दिया आपने, हमको कुछ नहीं समझ में आया। बारी बारी समझते हैं, देखो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक अंदर से बाहर की ओर 3D में इमेजिन करना, ये आपकी एक जेड एक्सिस है। ठीक, तो अभी मैं जेड एक्सिस को बिगाड़ दे रहा हूं, बट ये आप याद रखिएगा ये हमारी जेड एक्सिस थी। तो नो डाउट आपका जो पार्टिकल चल रहा है वो किस डायरेक्शन में, सर एक्स में। तो इसका मतलब आप मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस होगी वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन है ना, ऊपर और नीचे, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखते रहना। ठीक, अच्छा, ये मैंने मान लिया क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और जेड डायरेक्शन कौन सी थी, सर जेड डायरेक्शन थी अंदर से बाहर जाते हुए। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, सर अंदर से बाहर जाते हुए बना दो। ये जेड डायरेक्शन में आपको रेज दिख रही होंगी, ये इस तरीके से, क्योंकि ये वाली एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस आपकी जेड एक्सिस है, राइट। तो इसका मतलब अगर आपका मोशन इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वाई डायरेक्शन में बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड आपकी जेड डायरेक्शन में बनेगी। ऐसा जेम्स मैक्सवेल कहकर गया और ये खूब पूछा जाता है। तो अब सबसे पहले मैं आपकी इसकी थ्योरी लिखवाता हूं, फिर इसको बहुत अच्छे से और समझेंगे। तो जेम्स मैक्सवेल इन 1870 suggested that when
इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल moves under acceleration alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted by it, right? और फिर अगली बात उसने क्या बोली कि these fields are produced in the form of waves. ये जो फील्ड प्रोड्यूस होती हैं किस फॉर्म में होती हैं? वेव्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर थोड़ा बैकग्राउंड में शोर आ रहा हो तो बियर कर लेना, अभी 5-10 मिनट के लिए आएगा, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इन्हीं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है? और इसमें ये क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, और ये क्या थी? आपकी मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। सही है? और ये क्या था? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मूवमेंट, ठीक है? तो ये तीन बातें समझ में आ गई मेरे को कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन मूव करेगा तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिलीज करेगा, और वो तीनों आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, तो इस बात को भी लिख लेते हैं। तो इस बात को जो हम लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि मेन अजम्पशंस ऑफ, मैं प्रॉपर्टीज क्यों नहीं लिख रहा बेटा? प्रॉपर्टीज तो तब बोलूंगा ना जब मैंने इन वेव्स को देखा हो। मैंने तो देखा ही नहीं है। ऐसा अज्यूम किया था उस समय मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। तो मेन अजम्पशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्या क्या अजम्पशंस थे ऐसा उन्होंने मान लिया था? क्या क्या माना था? चलो देखते हैं। पहला उन्होंने माना था कि जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, जो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल के द्वारा प्रोड्यूस की जाएंगी, वो आपस में भी परपेंडिकुलर होंगी और दोनों की दोनों फील्ड्स उस मोशन के भी परपेंडिकुलर होंगी जो पार्टिकल कर रहा है या जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को लिख लेते हैं कि द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक। देखो बहुत पेशेंस के साथ इस चैप्टर को पढ़ना होगा, इसमें थ्योरी काफी है। पहले चैप्टर में थ्योरी बहुत कम थी, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा थे, तो मैंने वहां पर न्यूमेरिकल कराए। अब जिस चैप्टर में थ्योरी है तो वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी खूब सारे बन सकते हैं, तो हम वो भी करेंगे। हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर पर खूब बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल आ रखे हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट वो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शुरू होंगे। अभी थ्योरी चल रही है तो थ्योरी आराम से पढ़ते रहिए, और मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूं। पूरी थ्योरी मैं आपकी क्लास में खुद अपने हाथों से लिखूंगा, आप लोग उसको कॉपी करिएगा। मैं चाहता तो इनकी स्लाइड्स भी ला सकता था आपके लिए, बट उससे कोई फायदा नहीं होता, आपके लिए काम बढ़ जाएगा। तो मैं चाहता हूं मैं भी आपके साथ लिखूं, आप भी लिखिए। एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। पहली चीज। दूसरी बात देखिए, ये जो कंपोनेंट है, दीज कंपोनेंट्स हैव द सेम वेवलेंथ, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकल रही हैं वो ऐसा मानकर चल रहा था
कि इनकी वेवलेंथ सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इनकी स्पीड सेम है, इनका एम्पलीट्यूड सेम है, बस एक ही चीज डिफरेंट है, क्या? इनका मूव करने का प्लेन। पहली मूव कर रही है वाई में, दूसरी मूव कर रही है जेड में, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब कुछ इनके अंदर सेम है। तो दीज कंपोनेंट्स हैव द सेम वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ सेम थी, फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम थी, स्पीड, उनकी स्पीड भी सेम थी, एंड एम्पलीट्यूड, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम था। बट लेकिन they vibrate into mutually perpendicular planes। ठीक, तीसरी बात, अनलाइक साउंड वेव, लाइक साउंड वेव नहीं बोल रहा, अनलाइक साउंड वेव और वाटर वेव, electromagnetic waves do not require, very important, do not require medium and can move in vacuum। बहुत सिंपल सी बात है, अरे आपके चारों ओर माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब चीज होती हैं, एक्सरे हो गई, ठीक है ना, सन से जो रेज आ रही हैं, अब सन से जब रेज आ रही होंगी तो बीच में स्पेस भी था, वहां तो पूरा वैक्यूम है, बट वहां से भी आई ना, तो साउंड वेव या वाटर वेव की तरह नहीं है जिनको मीडियम चाहिए वो मूव करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है, ये हर जगह मूव कर सकती है, इवन वैक्यूम में भी मूव कर जाती है, राइट। हाँ, लेकिन एक बात है, however speed changes in every medium, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में उनकी जो स्पीड है वो चेंज हो सकती है, ठीक, उसकी कोई बात नहीं। ओके, अगली बात, अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड देखें तो इन वैक्यूम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगली बात, एनर्जी ऑफ, ये अच्छा पॉइंट है क्योंकि ये बाद में गलत प्रूव हो गया था, फिर अच्छा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का वो एजम्पशन था जो बाद में गलत प्रूव हो गया। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, not on the frequency or the wavelength। ठीक, ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो लेटर, दिस पॉइंट लेटर proved to be wrong in some situation। कहीं कहीं तो बहुत बढ़िया लगा, ये मोस्टली जगहों पर अच्छा ही लग गया, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी थी जहां पर ये बहुत ही गंदा प्रूव हुआ और बहुत ही डिसरेस्पेक्ट इसको किया गया, इसकी ज्यादा अहमियत नहीं रखी गई क्योंकि ये अच्छे तरीके से वहां पर रिजल्ट नहीं दे रहा था। बट बाकी के जो 4 पॉइंट थे वो एकदम सदाबहार थे मैक्सवेल थ्योरी के, और उनकी खूब जय जयकार हुई। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लें, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ ये सब यूजेस होते हैं, तो सम एग्जाम्पल्स लिख लो, सम एग्जाम्पल्स। क्या क्या है एग्जाम्पल, देखिए, लिखिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रीजन अराउंड 10⁶ हर्ट्ज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग, इसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। अगली बात देखो, इंफ्रारेड रीजन,
अराउंड 10⁻13 हर्ट्ज यूज्ड फॉर हीटिंग, इसको हम लोग हीटिंग के लिए यूज करते हैं। माइक्रोवेव रीजन अराउंड 10⁻10 हर्ट्ज इज यूज्ड फॉर रडार, इसको हम लोग रडार टेक्निक के लिए यूज करते हैं। और जो हमारे स्मॉल पोर्शन है दैट इज अराउंड 10⁻15 हर्ट्ज, है ना, जिसको हम लोग कभी कभी विजिबल रीजन भी बोल देते हैं। 12 से 15 होता है जनरली, ये हमारा विजिबल रीजन है, राइट। सो दिस वी कैन डिटेक्ट विद द नेकेड आई, इसको हम लोग बहुत अच्छे से नेकेड आई से डिटेक्ट कर सकते हैं। सही है जी, चलिए इतनी बात हो गई हमारी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर की। तो बच्चों देखो, अब ये जो वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडिएशन जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में ना कुछ और जब आगे रिसर्च करी गई तो बड़ी खास खास तरीके की बातें सामने आई। अब यहां से बड़े ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन बहुत होता है। लोगों ने दो तरीके के नेचर पाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर। कैसे कि भाई कभी तो ऐसा हो रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ फिनोमेना ऐसे थे जिनको देखकर लगता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना वो कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। ठीक, मतलब उनके अंदर कोई पार्टिकल हैं जो मिलकर उन वेव्स को बना रहे हैं। और कभी कभी कुछ नेचर ऐसे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जिनसे ये मालूम पड़ा कि नहीं नहीं कोई पार्टिकल नहीं है, ये तो वेव से बनी है। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नहीं, ध्यान रखना। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर दो नेचर पाए गए। कौन कौन से? पहला पार्टिकल नेचर कि भाई वो पार्टिकल से बनी होती है, और दूसरा वेव नेचर कि भाई वो वेव से बनी होती है। ठीक, बाद में हालांकि दोनों ही गलत प्रूव हो गए, बाद में डुअल नेचर आ गया कि भाई दोनों से बने होते हैं, और हम दोनों को ही ना तो नजरअंदाज कर सकते हैं ना ही हम दोनों को मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ आपके जो फिनोमेना होंगे वो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर रहा होगा, और कुछ फिनोमेना होंगे जो वेव नेचर एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो बड़ी शानदार फिनोमेना और थ्योरी की तरफ हम लोग मूव करने जा रहे हैं, और आपको मजा आ जाएगा। हम लोग एटम्स की डिस्कवरी की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसके दो बिहेवियर थे। पहला पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेव नेचर की, राइट, तो वेव नेचर में अगर मैं देखूं तो जैसे अगर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर की बात करूं तो कुछ कुछ फिनोमेना थे जो वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहे थे, कुछ फिनोमेना थे जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहे थे, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल नेचर में अगर मैं बात करूं तो पहला था मेरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी इन सब की बात करेंगे ना डिटेल में, एक एक चीज को हम पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बीबीआर। जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम वेव नेचर से एक्सप्लेन करने गए ना तो एक्सप्लेन नहीं हो पाया, लेकिन जब पार्टिकल नेचर से किया तो बढ़िया हो गया एक्सप्लेन, है ना। दूसरा था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको भी हम पढ़ेंगे, और यहीं से हमारी मेन एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू भी होगा। तीसरा था मेरे पास वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है अभी समझाता हूं। कि भाई टेम्परेचर चेंज करने से किसी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी मतलब कि भाई टेम्परेचर रेज करने से वो कितनी हीट अपने अंदर पैदा कर रहा है, उसका वेरिएशन हो रहा था। कभी ज्यादा कर लेता था, कभी कम करता था, कभी करता ही नहीं था, कभी बहुत ज्यादा कर देता था,
है ना। तो ये वेरिएशन जो थे वो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हुए, उनके लिए भी हमने पार्टिकल नेचर की मदद ली, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फोर्थ होगा आपका लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की जगह एटम्स लिख लो, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। ठीक, एक लाइन स्पेक्ट्रम नाम की चीज होती है, क्या होती है भाड़ में जाने दो, अभी हमें नहीं देखना, हम देख लेंगे डिटेल में कि भाई एक लाइन स्पेक्ट्रम नाम की चीज होती है, उसको भी ये पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन कर पाया, वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसको हम देखेंगे। और कैसे देखेंगे, हाइड्रोजन का रेफरेंस लेकर देखेंगे, क्योंकि वही हमारे कोर्स में है। ठीक, तो बहुत डिटेल में हम इन सब बातों की चर्चा करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं वेव नेचर में क्या क्या आएगा। तो वेव नेचर में जैसे आपके पास डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, या फिजिक्स में पढ़ोगे डिटेल में, बस मैं आपको इसका हिंट दे दे रहा हूं। बेंडिंग ऑफ वेव, पार्टिकल नेचर पूरा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि पूरा हमारे केमिस्ट्री में आएगा, वेव नेचर पूरा फिजिक्स वाले लोग डिस्कस करते हैं। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टिकल, अराउंड एन ऑब्स्टिकल। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई पार्टिकल नेचर तो ये एक्सप्लेन करता है, या वेव नेचर देखो ऐसे, जैसे सपोज एक मेरे पास ये ऑब्स्टिकल है, मैंने यहां से लाइट पास करी, ठीक, तो कायदा तो कहता था कि लाइट जो थी वो सीधे सीधे यहां से टकरा कर वापस आ जानी चाहिए थी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ खास तरीके के फिनोमेना होते हैं जिसमें ये ऑब्स्टिकल जैसी दीवार बीच में आई, तो ये लाइट ऐसे करके मूव करके निकल गई, यानी कि यहां पर इसने वेव कैरेक्टर शो किया। क्यों, क्योंकि वेव की तो प्रॉपर्टी होती है ऐसे लहराने की, पार्टिकल की तो प्रॉपर्टी क्या होती है, भाई यहां से गई यहां से वापस आ गया टकरा कर। पार्टिकल के अंदर ऐसे हवा में लहराने की प्रॉपर्टी थोड़ी होती है, लेकिन वेव के अंदर होती है, राइट। जैसे अगर आप अपने जैसे फॉर एग्जांपल रूम में एक कॉइन उछालो, तो कॉइन आप जहां भी जाएगा वो टकरा कर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपके रूम में लाइट है, तो लाइट तो पूरे में ही है, अगर आप कमरा खोल दोगे तो कमरे के बाहर भी जाएगी थोड़ी बहुत, राइट। बट कॉइन के साथ तो ऐसा नहीं होगा। तो दिस इज लाइक पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, कि भाई वेव जो होती है वो पूरे में फैलती है, उसको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए, वो जहां जहां जा सकती है चली जाएगी। लेकिन पार्टिकल नेचर के लिए पार्टिकल फिक्स जगह पर जाता है। तो एक डिफ्रैक्शन नाम का पैटर्न होता है, जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, अगर आपको अभी समझ में नहीं भी आया तो बिल्कुल टेंशन ना लें, क्लास 12th की फिजिक्स में बहुत डिटेल में ऑप्टिक्स में आएंगी ये सब चीजें, ठीक। क्लास 11th में हमें इनकी कोई चर्चा नहीं करनी, ना ही फिजिक्स में ना ही केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में तो करनी नहीं है, खैर फिजिक्स में करोगे बहुत डिटेल में। और दूसरा फिनोमेना होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ये भी आपका वेव ऑप्टिक्स में बहुत डिटेल में आएगा, किसमें, फिजिक्स में, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बस एक छोटा सा मतलब बता दे रहा हूं, क्या, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेव है और आपके पास एक दूसरी वेव है, ठीक है। आपने क्या किया, इस वेव को इस वेव से मर्ज कराया, इस वेव को इस वेव से मर्ज कराया, तो पता है क्या होगा, ये वेव मोटी या पतली नहीं होगी, जितना एम्पलीट्यूड इसका है x और जितना एम्पलीट्यूड इसका है y, ये जो नई वेव बनेगी वो लंबी बनेगी इस तरीके से, और ये जो वैल्यू होगी वो होगी x प्लस वाई। इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब ऐसा इंटरफेरेंस, मतलब ऐसे वेव्स जो थी वो इंटरफेयर कर गई आपस में, कि भाई वो आपस में कॉन्स्ट्रक्ट हो गई, वो आपस में सम्मिलित हो गई, मिल गई, जुड़ गई, इस तरीके से, ठीक। अब ये दोनों वेव सेम फ्रीक्वेंसी की भी हो सकती थी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की भी हो सकती थी, लेकिन जब भी ये मिलेंगी तो इनका जो वेक्टर सम होगा या एल्जेब्रिक सम होगा डिस्टर्बेंस का, वो प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा अगर डिस्ट्रक्टिव है, ठीक। तो ऐसी सब बातें हम लोग खैर फिजिक्स में पढ़ेंगे, हमें यहां पर कोई इनकी चर्चा नहीं करनी है। तो हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा, इधर पार्टिकल नेचर पर। हम बहुत डिटेल में अपने पार्टिकल नेचर को पढ़ेंगे, और कल हम लोग शुरू करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कल की क्लास में बीबीआर पूरा शुरू होकर पूरा खत्म हो जाएगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे 1-2 क्लासेस तक चलेगा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और बीबीआर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, इसको कहीं नहीं पढ़ाया जाता, बहुत कम लोग पढ़ते हैं इसको। हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे और बहुत प्यारे प्यारे ग्राफ्स हैं इसके, वो भी समझेंगे, ठीक है। लेकिन आज तक अभी तक जो भी पढ़ा दिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो सब आपको रिवाइज करना है, क्योंकि वो सब आपका कल की क्लास में यूज होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बस। टाटा, सी यू, बाय बाय।